प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं गांधीवाद। और गांधीवाद में आज हम पढ़ेंगे सत्याग्रह। गांधी जी की सत्य और अहिंसा, साध्य और साधन की श्रेष्ठता तथा व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में दृढ़ आस्था थी और अपने इन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई के प्रतिरोध की एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह की पद्धति गांधी जी की राजनीति को विशेष और अपूर्व देन है। स्वयं गांधी जी के शब्दों में, अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र है। एक सत्याग्रही अपने प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है। वह उससे ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाए उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किए जाने वाले आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में अंतर। कई बार सत्याग्रह को निष्क्रिय प्रतिरोध का ही पर्यायवाची मान लिया जाता है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। ये दोनों आक्रमण का सामना करने, संघर्ष को दूर करने तथा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने की पद्धति है, लेकिन इनमें अंतर है। नंबर 1, सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं वरन आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। इस कारण सत्याग्रही किसी भी स्थिति में हिंसा का त्याग और हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण नीति के रूप में हिंसा का पालन किया जाता है, मौलिक सिद्धांत के रूप में नहीं। दूसरा, निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है, किंतु सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं ही अधिकतम कष्ट झेलता है। तीसरा है निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का शस्त्र और सत्याग्रह वीरों का। सत्याग्रह करने के लिए निर्भयता, हिम्मत और मर्दानगी की जरूरत होती है। गांधी जी के शब्दों में, निर्बल कभी सत्याग्रही हो ही नहीं सकता है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग प्रायः निर्बल व्यक्ति ही करते हैं। चौथा है निष्क्रिय प्रतिरोध द्वेष, घृणा और अविश्वास पर आधारित है। इस कारण इसका प्रयोग स्वजनों और रिश्तेदारों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन सत्याग्रह प्रेम मूलक है। वह विरोधी के प्रति प्रेम और उदारता की भावना पर आधारित है। इस कारण सत्याग्रह का प्रयोग निकटतम और प्रियतम व्यक्ति के प्रति भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्ति या कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं है और इसका कोई अपना विशिष्ट जीवन दर्शन भी नहीं है, किंतु सत्याग्रह का अपना जीवन दर्शन है। उसमें रचनात्मक कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में खादी, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता प्रसार, मद्यपान निषेध आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाया था। अब सत्याग्रह के विभिन्न रूप। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का यह शस्त्र विविध परिस्थितियों में अलग अलग रूप ग्रहण कर सकता है। सत्याग्रह के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। नंबर 1, असहयोग आंदोलन। गांधी जी का विचार था किसी भी शासन द्वारा जनता के सहयोग से ही शोषण और अत्याचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि जनता शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दे तो शासन के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकेगा। सन 1919-20 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन के मार्ग को ही अपनाया गया था। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सत्याग्रह का असहयोग से अधिक प्रभावपूर्ण रूप अब सविनय अवज्ञा है। गांधी जी से पूर्ण, प्रभावदायक और सैनिक विद्रोह का रक्तहीन विकल्प कहते थे। सविनय अवज्ञा का तात्पर्य अहिंसक और विनयपूर्ण तरीके से कानून की अवज्ञा करना है। कानूनों की ये अवज्ञा अहिंसक रूप न ले, इसलिए उनका विचार था कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग जनसाधारण द्वारा नहीं वरन कुछ चुने हुए विशेष व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए, और किन कानूनों का उल्लंघन किया जाए ये बस सत्याग्रहियों द्वारा नहीं वरन नेता द्वारा ही निश्चित किया जाना चाहिए। सन 1931 में नमक आंदोलन के रूप में महात्मा जी द्वारा इसी शस्त्र का प्रयोग किया गया। तीसरा है हिजरत या प्रव्रजन। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हिजरत है, जिसका अर्थ है स्थायी निवास स्थान का स्वैच्छिक परित्याग। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हों, आत्मसम्मान रखते हुए उस स्थान पर नहीं रह सकते हों और अपनी रक्षा के लिए हिंसक शक्ति नहीं रखते हों, उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग किया जा सकता है। सन 1918 में बारडोली और सन 1939 में विट्ठलगढ़ और लिम्बडी की जनता को गांधी जी के द्वारा हिजरत का सुझाव दिया गया। नेक्स्ट है अनशन। सत्याग्रह का एक अन्य रूप अनशन है, जिसका आजकल बड़ा गलत प्रयोग किया जाने लगा है। गांधी जी से अत्यधिक उग्र अस्त्र समझते थे और उनका विचार था कि इसे अपनाने से में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर आत्मशुद्धि या अत्याचारियों के हृदय परिवर्तन के लिए ही किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस शस्त्र का प्रयोग हर किसी व्यक्ति द्वारा नहीं वरन आध्यात्मिक बल संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए।
क्योंकि इसके सफल प्रयोग के लिए मानसिक शुद्धता, अनुशासन और नैतिक मूल्यों में आस्था की अत्यधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हड़ताल। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हड़ताल है, किंतु हड़ताल के संबंध में गांधी जी का विचार समाजवादियों और साम्यवादियों से भिन्न है। गांधी जी वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते थे और उनके अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किए जाने वाला एक स्वैच्छिक प्रयत्न है, जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहन करते हुए विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है। गांधी जी के अनुसार हड़ताल करने वाले व्यक्तियों की मांगें नितांत स्पष्ट और उचित होनी चाहिए। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि गांधी जी के द्वारा न केवल आंतरिक क्षेत्र में वरन विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया है। हिटलर द्वारा इंग्लैंड पर आक्रमण किए जाने पर उन्होंने इंग्लैंड को यही परामर्श दिया था। इन परिस्थितियों में सत्याग्रह किस सीमा तक सफल हो सकता है, इस संबंध में अन्य विचारकों का उनसे काफ़ी मतभेद रहा है। अब है सत्याग्रह का मूल्यांकन। नंबर 1, सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं। आलोचक एक आदर्श के रूप में सत्याग्रह की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह का तात्पर्य न केवल हिंसा का निषेध वरन विरोधी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना का भी अभाव है। अहिंसा का आशय है कि मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और विरोधी के मन को भी दुख नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। आलोचकों के अनुसार सत्याग्रह से उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से मानसिक और अनेक बार शारीरिक कष्ट भी पहुंचता है जिनके विरुद्ध उनका व्यवहार किया जाता है। इसलिए आर्थर मूर इसे मानसिक हिंसा मेंटल वायलेंस कहते हैं। आलोचकों द्वारा सत्याग्रह के एक रूप उपवास को आतंकवाद, टेररिज्म और राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल ब्लैकमेल की संज्ञा दी गई है। दूसरा है सत्याग्रह का प्रयोग अपनी सभी परिस्थितियों में संभव नहीं। आलोचकों के अनुसार प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक जगह, प्रत्येक प्रकार के लोगों के साथ सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र समाजों में जहाँ विवेक, मानवता के प्रति आदर और न्याय विद्यमान हो, सत्याग्रह का भले ही सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता हो, परंतु निरंकुश शासकों और बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े हुए लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह की सफलता में निश्चित रूप से संदेह किया जा सकता है। अनेक बार ऐसा देखा गया है कि शासक वर्ग के द्वारा दमनात्मक बल के आधार पर सत्याग्रह को कुचल दिया गया। विरोधी के अंतःकरण को जागृत करने का कार्य निश्चित रूप से बहुत अधिक कठिन है। डॉक्टर बंदुरा के शब्दों में इस बात का सामान्यीकरण करना कि सत्याग्रह द्वारा कहीं भी और किसी भी प्रकार के लोग अन्यायी का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, आत्मनाशक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं। गांधी जी द्वारा विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया था, किंतु सामान्य अनुभव के आधार पर यही कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता। कोई भी राष्ट्र अहिंसक साधनों पर निर्भर रहकर अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकता। वर्तमान समय में छोटे बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे के विरुद्ध जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उसे देखते हुए तो सत्याग्रह की सफलता बहुत अधिक संदिग्ध हो जाती है। आलोचकों के अनुसार हवाई हमले और परमाणु बम के इस युग में आक्रमण के प्रतिरोध हेतु सत्याग्रह की बात हास्यास्पद ही लगती है। नेक्स्ट है अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना अत्यधिक कठिन। साम्यवादी, अराजकतावादी और अन्य क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति गांधीवादी विचारधारा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधनों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पूर्णतः बदलने में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। उनका कथन है कि वर्तमान समय में विशेष स्थिति प्राप्त व्यक्ति अपनी यह स्थिति कभी भी स्वेच्छा से नहीं छोड़ेंगे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की भीषण विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक होगा। नेक्स्ट है सत्याग्रह के नाम के दुरुपयोग की आशंका। सत्याग्रह के विरुद्ध एक आलोचना यह भी की जा सकती है कि वर्तमान समय में सत्याग्रह के नाम का बहुत ही अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। विविध पक्षों द्वारा अपनी क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति हेतु जो आंदोलन किए जाते हैं, उनके द्वारा उन्हें भी सत्याग्रह कर दिया जाता है, जबकि वास्तव में वे सत्याग्रह न होकर दुराग्रह ही होते हैं। अब हम पढ़ते हैं गांधी जी के राज्य के संबंध में विचार। समाज में राज्य के संबंध में विभिन्न विचारक
राजनीतिक विचारधाराओं में अत्यधिक मतभेद रहा है। गांधी जी द्वारा राज्य की सत्ता का विरोध किए जाने के कारण निम्न हैं। नंबर 1, दार्शनिक आधार पर राज्य का विरोध करते हुए गांधी जी का विचार है कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छाओं और कामनाओं पर निर्भर है, लेकिन राज्य संगठन शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों को ही प्रभावित कर सकता है। राज्य अनैतिक इसलिए है क्योंकि वह हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं वरन दंड के भय और कानून की शक्ति से बाधित कर कराना चाहता है। दूसरा, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और राज्य एक हिंसा मूलक संगठन है, इस कारण भी उनके द्वारा राज्य का विरोध किया जाना स्वाभाविक है। तीसरा, राज्य का बढ़ता हुआ कार्यक्षेत्र व्यक्ति के स्वावलंबन और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित नहीं होने देता और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो गांधी जी एक फिलोसफिकल एनार्किस्ट। राज्य के संबंध में गांधी जी की विचारधारा अराजकतावादी दार्शनिक क्रोपाटाकीन और विशेष रूप से टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रभावित है। गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। उन्होंने नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक तीनों दृष्टिकोणों के आधार पर राज्य की कटु आलोचना की है। वे राज्य को एक ऐसी हिंसक संस्था मानते हैं जिसका कार्य निर्धन वर्ग का शोषण करना है। राज्य के द्वारा नैतिकता का हनन किया जाता है। या तो राज्य को ही समाप्त किया जाना चाहिए अथवा अन्यथा उसे व्यक्ति रूपी पुस्तक की अंतिम अध्याय रहनी चाहिए। राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक सचेतन आत्मवान प्राणी है, किंतु राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है। अब गांधी जी ने जो सुझाव दिए हैं वो है नंबर 1, सत्ता का विकेंद्रीकरण। गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का है। राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका अभिप्राय था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंध और प्रशासन करने के सब अधिकार दे दिए जाएं। सत्ता का केंद्रीकरण सदैव ही हानिकारक होता है। इसके परिणामस्वरूप कुछ थोड़े से व्यक्ति राज्य की सत्ता पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और छल कपट द्वारा उनके साधनों का प्रयोग करके अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, जिन्हें रोकने का एकमात्र उपाय सत्ता का विकेंद्रीकरण है। दूसरा है राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम। राज सत्ता की बुराइयों को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय सुझाव ये है कि राज्य का कार्यक्रम न्यूनतम कर देना चाहिए। उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। हेनरी डी थोरू के इस विचार से सहमत थे कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। स्वराज्य का अर्थ यह है कि व्यक्ति को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, चाहे वह सरकार विदेशी हो और चाहे राष्ट्रीय। नेक्स्ट है राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन। गांधी जी व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मात्र मानते थे और इस कारण उनके द्वारा राज्य के प्रभुत्व सिद्धांत का खंडन किया गया। वे हीगल या अन्य सर्वाधिकारवादियों की इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि व्यक्ति राज्य की प्रत्येक आज्ञा माने। उनका कथन था कि राज्य जनता की भक्ति का हकदार तभी हो सकता है जबकि वह जनता के कल्याण की दिशा में आगे बढ़े और जनशक्ति पर आधारित हो। राजभक्ति का कोई अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, यह तो एक पारस्परिक आदान प्रदान है। इसलिए जैसे ही राज्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, जनता पर अत्याचार करने लगता है, अन्याय करने लगता है और ऐसे कानूनों का निर्माण करता है जो व्यक्ति के अंतःकरण के विरुद्ध हो, तो वह जनता की भक्ति प्राप्त करने का अधिकार खो बैठता है। ऐसी स्थिति में जनता का न केवल अधिकार वरन कर्तव्य हो जाता है कि उसके द्वारा राज्य सत्ता का विरोध किया जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक जब होगा उसमें हम गांधी जी के आदर्श राज्य को पढ़ेंगे।